हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। और आज के इस वीडियो में हमारे पास जो स्पेशल गेस्ट हैं वो आई बुक्स के मैनेजर हैं, चेयरमैन, जो आपको बता रहे होंगे सीयूईटी एग्जाम के बारे में। क्या एक्चुअली ये नया एग्जाम पैटर्न है, क्या वो एग्जिस्टिंग पैटर्न से डिफरेंट है, कैसे हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर इंटरव्यू। हाय आकाश, थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए सीयूईटी के बारे में बात करने के लिए। तो मैं अपने जो इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंसेस है, वो शेयर करूंगा सबके बेनिफिट के लिए। ओके, थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो कि है सीयूईटी एक्चुअली क्या है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सीयूईटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। हालांकि इससे पहले ये कंडक्ट किया जाता था CUCET करके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके। तो बट वो लिमिटेड था सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज के ऊपर। बट आप सबको पता होगा, जैसे 2020 गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP इसको डिक्लेयर किया। तो NEP के अंतर्गत काफी सारे बदलाव, बड़े बड़े बदलाव किए गए। तो उसमें एक था कि सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को मर्ज कर दिया जाएगा एक सिंगल एंट्रेंस पे। तो अब जब वो मर्ज कर दिया गया, करने का जो कोशिश था, उसके लिए एक्चुअली एक टाइम फ्रेम भी रखा गया जो लंबा था। तो ये पहला कदम है उस एंगल में। तो इसमें क्या है, जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, उनको सब मिला के उन्होंने एक एग्जाम कंडक्ट किया। तो उसको इनफैक्ट जो लाइक अडॉप्ट करते या ना करते, क्योंकि UGC ने कंपलसरी कर दिया, तो सारे यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है अभी के लिए, वो सारे उसमें होंगे। आशा भी ये है आगे दूसरी एंट्रेंसेस है, जैसे JEE नीट है और कई सारे एंट्रेंसेस है, सारे मर्ज हो जाएंगे धीरे धीरे कुछ सालों में इस CUET पे। डेट में बताया है, दुनिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट है CUET। ओके, तो फिलहाल क्या ये ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए है या फिर कोई दूसरा यूनिवर्सिटी भी इसका पार्ट है? नहीं, तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हम सब ने सुने होंगे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर जवाहरलाल JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, BHU है, ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटीज ऐड हो रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में 44 यूनिवर्सिटीज के नाम लिस्टेड है, और ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि 56 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट ऑल सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सिर्फ आज के दिन। ओके, तो और अगला सवाल मेरा वही होने वाला ये था कि कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, तो आपने वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो इनफैक्ट जो आपके सवाल अगर कुछ कोर्सेज के बारे में है, तो उसको मैं वहाँ एड्रेस कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। आप आगे से बोलिए। बिल्कुल, मैं एक और सवाल के बाद आपसे वो पूछना चाहूंगा। तो मेरा जरूर। अगला सवाल ये रहेगा कि एज लिमिट क्या है, कौन से एज के बच्चे यहाँ पे अपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए? पहली बात है कि ये एक ऐसा एंट्रेंस है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ओके। बट एज लिमिट ना, अपर एज लिमिट नहीं है। बट क्वालिफाइंग कंडीशंस है, मतलब क्या करने के बाद इसमें स्टूडेंट अपेयर कर सकता है, वो सिर्फ वो भी एक ही कंडीशन है। जैसे 12th या +2 की एग्जाम है, और या कई जगह पे इंटर भी बोलते हैं, तो ये इस एग्जाम को पास करने के बाद, या अभी अगर अपियर कर रहे हैं इसी साल, वो लोग सारे इसमें पार्ट ले सकते ओके, तो मतलब 12 जो अपियर कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे अपियर कर सकते हैं करेंट अभी 12th में। हैं। यस। ओके। यस, और जो 12th पास कर चुके हैं पिछले साल, वो भी कर सकते अच्छा, वो भी कर सकते हैं। नाइस। तो क्या आप एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या एग्जाम पैटर्न होता है सीयूटी के लिए, ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कैसे उनको तैयारी हैं। ओके। करना चाहिए? यस। जैसे कि ट्रेंड है दुनिया में, हमारे हमारे पिछले कुछ सालों में सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उनको हटा के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, MCQ जो बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन होता है, 4 चॉइस होते हैं, तो कई बार 5 भी होते हैं। वैसे उन्होंने डिक्लेयर तो नहीं किया कितने चॉइसेस है, बट स्टैंडर्ड जनरली 4 चॉइसेस के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें से एक सही होता है, 3 गलत होते हैं। तो ये
क्वेश्चन पैटर्न है जो एग्जाम का होता है। तो जैसे दूसरे एंट्रेंसेस में है, सीयूईटी में भी उसी तरह ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा है कि इसमें 2 सिटिंग के एग्जामिनेशन है। मैं अगर आई थिंक एक व्हाइट स्क्रीन यूज करूं लिखने के लिए तो ये कंफर्टेबल रहेगा। श्योर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं इसमें। रेडी। तो एक्चुअली इसमें जो जैसे मैंने बताया मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस को उन्होंने 2 स्लॉट में कंडक्ट करने का डिसाइड किया है। तो एक है स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। स्लॉट 1 जो है 3 घंटे 15 मिनट का है, 3 hours 15 minutes, एंड स्लॉट 2 है 3 hours 45 minutes का है। ओके एंड उस पे अगेन सेक्शंस बना दिए गए हैं। पूरे एंट्रेंस को 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1A, 1B, देन सेक्शन 2 एंड सेक्शन, बोले तो 4 सेक्शन में, बट 1 को A B में किया गया है। तो सेक्शन 1A और 1B जो है वो सेक्शन है लैंग्वेजेस, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एग्जाम एक कॉमन एंट्रेंस की तरह बनाया जा रहा है, जैसे कि फ्यूचर में जेई नीट वगैरह भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो उसमें प्रोविजन है कि कोई साइंस का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, किसी का भी हो, वो सारे इसमें लाइक अपीयर कर सकते हैं। बिकॉज इससे क्वालिफाई करने के बाद जो एडमिशंस होगी ना, वो सिर्फ केवल इंजीनियरिंग, मेडिकल या बीएससी कोर्सेज पे नहीं है, वो बीए, बीकॉम हर कोर्स पे लागू होगा। तो इसमें हर तरह के बच्चे आएंगे, इसलिए इतना ब्रॉड वे में बनाया गया, बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे हर बच्चा अपने अपने चॉइस से लैंग्वेज को और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सके। तो इसमें लैंग्वेज को 2 सेक्शन में बांटा गया। बेसिकली सेक्शन 1A में 3 काफी लैंग्वेजेस है, बट मेजर लैंग्वेज जैसे हम बोले इंग्लिश, हिंदी, और जैसे रीजनल लैंग्वेजेस हैं नो, जैसे उड़िया और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो सारे सेक्शन 1 में आ जाते हैं। सेक्शन 1B में काफी थोड़ा हट के जो थोड़े लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ संस्कृत है, पर्शियन है, फ्रेंच है, ये सारे उसमें आ जाते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 1A 1B। सेक्शन 2 है, उसको बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मतलब मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इस वक्त सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो स्पेसिफिक किसी डोमेन, किसी सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं रादर देन लैंग्वेज, वो डोमेन स्पेसिफिक है। सेक्शन 3 जो है वो जनरल एप्टीट्यूड है, वो बेस करता है जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो जनरल स्टफ है, तो उस पर बेस करता है। तो स्टूडेंट्स को इन तीनों पे एग्जाम देने हैं। तो ये जो पैटर्न में स्लॉट 1 में वो कुछ सब्जेक्ट्स पे देगा। अब जैसे हर सब्जेक्ट पे उसे 40-40 मार्क्स पे 40-40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, 40 क्वेश्चंस, उसके लिए उसको 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 50 में से 40 क्वेश्चन उसको करने हैं हर सब्जेक्ट में। कितने सब्जेक्ट लेने हैं वो उस पर डिपेंड करता है कितने सब्जेक्ट लेना चाहता है, बट एक स्टूडेंट मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट्स ले सकता है, और उसमें भी है वो 2 लैंग्वेज के, देन 4 डोमेन स्पेसिफिक, 5 डोमेन स्पेसिफिक, एंड देन जनरल एप्टीट्यूड। तो हर स्टूडेंट को 40 क्वेश्चंस आंसर करने हैं हर सब्जेक्ट में, और उसके बाद उसके लिए उसे 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। 50 क्वेश्चंस में से एनी 40 स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो एग्जाम है ऑल इंडिया का एग्जाम है, और ऑल इंडिया एग्जाम्स में से हर स्टेट का सिलेबस अलग अलग होता है, तो इससे कोई परेशानी किसी पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट को ना हो, इसीलिए ये किया गया है। तो उसके बाद जो वो सब्जेक्ट्स दे सकता है, केवल 9 सब्जेक्ट्स दे सकता है इन दोनों स्लॉट्स में मिला के 9 सब्जेक्ट्स। वो कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 सब्जेक्ट्स एंड 2 सब्जेक्ट्स लैंग्वेज के, 6 सब्जेक्ट्स डोमेन के, और एक तो जो जनरल एप्टीट्यूड वाला है वो तो कंपलसरी है, जनरल एप्टीट्यूड वाला। तो ये हो गए 9 सब्जेक्ट्स। या वो दे सकता है नहीं मुझे लैंग्वेज पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, तो 3 लैंग्वेज के दे सकता है, 5 डोमेन स्पेसिफिक दे सकता है, और 1 जनरल एप्टीट्यूड। तो ये 2 कॉम्बिनेशन है जो स्टूडेंट उसको दे सकता है। और स्लॉट 1 में भी ऐसा नहीं कि वो स्लॉट 1 में सारे सब्जेक्ट दे देगा, ऐसा नहीं। स्लॉट 1 में अगर वो दो लैंग्वेज लेता है, बाकी जनरल एप्टीट्यूड है,
सॉरी डोमेन स्पेसिफिक है। स्लॉट 2 में अगेन लैंग्वेज और डोमेन के स्पेसिफिक्स आते हैं और इसमें जनरल एप्टीट्यूड भी आ जाता है, इसलिए 3 hours 45 minutes का एग्जाम है दूसरा वाला। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में वो अपीयर करेगा 2 स्लॉट्स में, और उसके जो मार्क्स आएंगे दैट विल बी एज पर द एंट्रेंस सीए। तो ये पैटर्न है, ब्रॉडली डिफाइंड पैटर्न ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सेक्शन होता है, कितने स्लॉट्स, टाइमिंग, सारा चीज अच्छे से। तो यहाँ पे मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ये सब एग्जाम्स होंगे तो क्या ये सीबीटी होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, या फिर हमें ऑफलाइन जाके एग्जाम्स देने पड़ेंगे? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो एग्जाम्स है, हमने सब ने सुना होगा आज के डेट में 4 साल पहले एक अथॉरिटी बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिसे बोलते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सारे एंट्रेंसेस यूजुअली कंडक्ट कर रहा है, तो सारे एंट्रेंसेस ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, जिसको हम सीबीटी भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है एंड मल्टीपल सेशंस में होंगे। ओके, तो अभी जब हमें पैटर्न के बारे में पता चल गया, एग्जाम कैसे होंगे, क्या मोड होंगे, अभी थोड़ा सा बात करते हैं आई बुक्स के बारे में। तो सर आई बुक्स के तरफ से क्या कुछ कोर्सेस ऑफरिंग हो रहा है, या फिर क्या सीयूईटी के लिए बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को, इसके बारे में थोड़ा सा एलाबरेट कीजिए आप। ओके, आई बुक्स तो वैसे 29 ईयर्स से ऑलरेडी स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते आ रहा है, एंड काफी सक्सेस भी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते जा रहा है। बट ये जो सीयूईटी है ये पहली बार कंडक्ट किया जा रहा है, सारे इंडिया में पहला है। तो सीयूईटी के लिए अगर हम कुछ भी आई बुक्स की तरफ से स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसमें हम आज के डेट में एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं स्पेशल क्रैश कोर्स, जो कि फ्रेश 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं अभी अपियर करने वाले हैं उनके लिए है। शॉर्ट टर्म कोर्स है, ये बेसिकली 1 महीना चलेगा, बिकॉज ये जो 12th की एग्जाम्स हैं वो जनरली जून फर्स्ट वीक में खत्म हो जा रही हैं, फर्स्ट सेकेंड वीक तक मैक्सिमम, मेजर पेपर्स की बात कर रहा हूँ, खत्म हो रही हैं। तो उसके बाद और ये जो सीयूईटी का डेट है वो जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक के अंदर बनाई गई है, डिक्लेयर की गई है। एग्जैक्ट डेट्स वैसे आउट नहीं हुई है, बिकॉज जैसे मैंने बताया ऑनलाइन है, तो ये नंबर ऑफ स्प्रेड ओवर कुछ मतलब कुछ दिनों के ऊपर स्प्रेड होके होगा, किसी का कौन से दिन किसी का कौन से डेट पे आएगा। तो ये फर्स्ट सेकेंड वीक में होगा, तो रफली महीना स्टूडेंट्स को मिल जा रहा है वहां पर। तो वहां पर हम एक स्पेशल क्रैश कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे कि जिस स्टूडेंट को जो भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चाहिए या लैंग्वेजेस चाहिए, और ये जो जनरल एप्टीट्यूड है, इसके ऊपर हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराएंगे और रिवीजन कराएंगे। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरे सिलेबस को हम अच्छे से पूरा कवर कर देंगे, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। 1 साल का जो कंटेंट है उसको, बिकॉज ये जो सिलेबस भी इसमें कवर कर रहे हैं इन्होंने, एक बहुत अच्छा चीज किया हुआ है कि दैट इज 12th के सिलेबस पे बेस्ड है। ओके, सिंस ये 12th के सिर्फ ओनली 12th का, 11th का नहीं है, तो सिंस 1 ईयर का है, तो 1 ईयर की पढ़ाई को, कंटेंट को हम 1 महीने में थरोली कर दें, ये जो भी बोलेगा फुलिशनेस होगा, तो हम वो नहीं बोलेंगे। बट हाँ, यही कर सकते हैं कि आपके जो कंटेंट है, बिकॉज आपने 12th के लिए, स्टूडेंट्स लोगों ने 12th के लिए प्रिपेयर की होगी, तो उसका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो अलग होता है, और एंट्रेंस के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है, बिकॉज यहाँ पर आपको एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसके लिए हम तैयार करेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, और एमसीक्यू में उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाए वो हम कवर करेंगे। बट ये थोड़ा हेक्टिक होगा एंड थोड़ा रिगरस भी होगा, बिकॉज कम समय में फुल सिलेबस को हम मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो जो मार्क फिचिंग पॉइंट्स है जहां हम स्कोर कर सकते हैं, उन सबको हम टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये तो है इस साल के बच्चों के लिए। और जो बच्चे अभी 11th में हैं या फिर 12th में हैं, उन लोगों के लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, जैसे कि 2 ईयर कोर्स और 1 ईयर। जो अभी 10th पास करके 11th को जाने वाले हैं, उनके लिए पूरा एक 2 साल का कोर्स है, जो कि उनके बोर्ड के साथ साथ वो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो 12th वाले जो बच्चे हैं, उनको भी हम 1 ईयर कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं।
ओके। तो जो ऑलरेडी अभी ट्वेल्थ एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो ट्वेल्थ के सिलेबस के साथ टच में रहेंगे। तो जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि जो ऑलरेडी ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हैं वो लोग भी एग्जाम दे सकते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है आई बुक्स की तरफ से, जो ऑलरेडी ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हैं? Okay. जो ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हैं, हम जिसकी भी बात करें, अगर हम CUET 2022 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ 1-1.5 महीना बाकी है। मतलब आज के अभी बोले तो 2 महीना है। तो तो उन सब के लिए हमारा यही जो क्रैश कोर्स है, और एक हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, जिसको हम PTS बोलते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मतलब ये जो CUET के टेस्ट पैटर्न को, उसको हम पार्ट पार्ट में रिवाइज करने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, हम रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है। तो ये दोनों उनके लिए भी अवेलेबल है। ओके। तो कुछ रिजर्वेशन रहता है सीयूटी एग्जाम के लिए? कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, रिजर्वेशंस है फॉर एनी स्पेसिफिक डोमेन ऑफ स्टूडेंट्स? हाँ, ये एक है, जो CUET जो है बेसिकली एक एग्जाम है। CUET तो एग्जाम है ना। तो ओके। नाउ इस एग्जाम में वैसे तो ब्रोशर में रिजर्वेशंस लिखी गई हैं, और उसमें भी ये भी चीज, वो रिजर्वेशन जनरली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन है, जो लाइक लीगली रिक्वायर्ड है, वो वैसे ही रिजर्वेशन जैसे हर जगह पे होती है। बट वहां पर ये भी लिखा गया है कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना अपना एडमिशन अलग कंडक्ट करेगा। मतलब CUET सिर्फ आपको एक स्कोर देगी, ओके। स्कोर भी नहीं, वो एक्चुअली एक परसेंटाइल देगी। तो ओके। ये जो परसेंटाइल किस बेसिस पे कैसे कैलकुलेट होता है, ये एक तो मतलब एक लंबा लेक्चर बन जाएगा उसका उसका ऑलरेडी उन्होंने ब्रोशर में डिफाइन भी कर रखा है। बट हाँ, अगर कोई समझना चाहे तो उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। बट अभी के डेट में वो पढ़ सकते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि टॉपर हर सेशन के टॉपर को 100 मार्क्स, 100 परसेंटाइल दिया जाता है। और उसके जैसे मैं एक एग्जाम में अपियर कर रहा हूँ, मेरे सेशन में सबसे हाईएस्ट जिसने स्कोर किया है उसको 100 परसेंटाइल बोला जाता है, और लोएस्ट वाले को 0 बोला जाता है। तो उसके बीच में मेरे मेरे नीचे कितने परसेंट बच्चे हैं, मतलब उस सेशन में 100 बच्चे अपियर कर रहे हैं और मैं 75th पोजीशन पे हूँ, तो मेरे नीचे 75% बच्चे मेरे नीचे हैं, मैं उनसे ऊपर हूँ। तो मेरा परसेंटाइल 75% हो जाता है। तो इस तरह का परसेंटाइल वो एलोकेट करते हैं। और जो परसेंटाइल एलोकेट होता है उसको लेके, अब मैंने अपना परसेंटाइल ले लिया, फिर मुझे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो मैं DU में अप्लाई करूंगा, JNU में करना है JNU में करूंगा, मुझे जहां जहां अप्लाई करना है मैं वहां अप्लाई करूंगा। फिर ऐसा कई कई स्टूडेंट्स हैं जिनको JNU में अप्लाई नहीं करना है या फिर DU में अप्लाई नहीं करना है, तो वो नहीं करेंगे। तो अब DU वाले क्या करेंगे, उनके पास जितने लोगों ने एप्लीकेशंस दिए हैं उनमें से वो एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, फिर एडमिशन करेंगे। तो ओके। अब DU का उनका जो रेस्ट्रिक्शन होगा, बस जैसे इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज है, जैसे जामिया मिलिया है, BHU है, तो उनमें कुछ अलग एक्स्ट्रा रिजर्वेशंस वगैरह होते हैं। वो रिजर्वेशंस वो अपने यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन पे करेंगे, बट वो रिजर्वेशन DU या JNU में लागू होगा वो नहीं बोल सकते। ओके। मतलब हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना रिजर्वेशन लागू होगा। बेसिकली CUET एक परसेंटाइल ही देगा मुझे। ओके। तो जैसे हम लोग जेई मेन और एडवांस एग्जाम के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम जानते हैं सीयूटी नया एग्जाम है। तो यहाँ पे भी क्या वो सेम नेगेटिव मार्किंग का स्कीम कंटिन्यू होगा, या फिर यहाँ पे कैसा मार्किंग स्ट्रेटेजी रहेगा? यस, सेम रहेगा, बट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग सेम है, -1, गलती करने पे -1 का थप्पड़ तो लगता ही है, जैसे हर एग्जाम में लगता है। ओके। पर जो मिठाई मिलती है JEE और नीट में, और जैसे दूसरे एग्जाम्स में 4 मार्क की मिठाई मिलती है, अच्छी बात इसमें इसमें 5 मार्क की मिठाई मिल रही है। तो आप करेक्ट करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, एंड रॉन्ग करते हो तो -1 होते हैं। एंड इफ यू मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती। ओके। तो इसी के साथ साथ टुवर्ड्स द एंड में आप सभी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्रैश कोर्स से तो बेनिफिट ले सकते हैं, उसके अलावा आप अपने पर्सनल एंड से क्या सजेशन या फिर टिप्स देना चाहोगे उन फ्रेश बच्चे के लिए जो ये पहली बार ये एग्जाम को अपियर करेंगे? ओके, पहला चीज है कि एंजाइटी वाली बात कुछ है नहीं, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, एंजाइटी वाली कोई बात नहीं है।
जो कि हर बच्चा बहुत बार वो फेस करते हैं, बड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात है कि CUET सिर्फ मेरे लिए नहीं बनी है, मेरे जैसे जितने बच्चे हैं उन सब के लिए बनी है। तो पहले ये अपना डर हटा दो। दूसरा, खुश हो जाओ इसमें कि आपको जैसे 12th के एग्जाम्स के मार्क ऊपर आपका एडमिशन हो रहा था पहले, अब आपका एक नया एंट्रेंस मिल गया, आप उसमें ट्राई कर सकते हो। MCQ से कुछ बच्चों को इजी भी लगता है। और ये भी बता दूं, कई बार आप गेस मारते हो तो वो जय माता दी वाली स्कोरिंग भी मिल जाती है कभी कभी। yes. तो आपको वो भी मिल सकता है। तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव, तो डोंट वरी, पहला चीज। दूसरा, आपने 12th के जो सारे 12th अपेयर कर रहे हैं और जो 12th अपेयर कर चुके हैं वो सब ने, आपने इनफैक्ट इस चीज को पढ़ी हुई है अच्छी तरह से। थोड़ा डिफिकल्टी उस समय बढ़ता अगर आपका 11th का भी सिलेबस इंक्लूड होता है, क्योंकि जनरली बच्चों को मैंने जो देखा है वो 11th के सिलेबस को थोड़ा इग्नोर करते हैं, बट 12th को आई डोंट थिंक, मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कोई बच्चा उसको इग्नोर करता है इतनी इजीली। जो जो मतलब सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है वो भी कुछ ना कुछ कर ही लेता है 12th के सिलेबस। तो आपने उस पर काम किया हुआ है, सो दैट्स वो बहुत अच्छी बात है। तो उसको आप थोड़ा रिवाइज कर लो, बिकॉज आपने अच्छी तरह से कुछ उस पर हार्ड वर्क किया हुआ है ना, तो आप उसको थोड़ा रिवाइज करोगे, आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो रिवाइज कर लो। एंड तीसरा है, इसमें एक जनरल एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। वो जनरल एप्टीट्यूड आपके जैसे आपके जनरल नॉलेज और आपके जो कैपेबिलिटी है, जो कि एज के अकॉर्डिंगली कई बार है ना एक्सपीरियंस से बढ़ते जाता है। तो वो एक चीज है जिसको ऐसे नहीं है कि आपको उसको पढ़ाई करनी है, वो अपने अंदर डेवलप होता है इंटेलिजेंस की वजह से और कैपेबिलिटी से। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट, वो भी एक वेटेज लेता है, तो वो एक अच्छी बात है। आप उसमें गेन कर सकते हो। अगर आपका किसी पर्टिकुलर डोमेन या लैंग्वेज में कोई वीकनेस है तो वहां पर आप बढ़ा सकते हैं। और आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उस पे आप फोकस करो। इतना चॉइसेस आपको मिला है ना, आपको ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि मुझे इस कोर्स को पढ़ने के, बिकॉज इसमें BSc, BCom, BA, इवन ये क्लैरिटी पूरी अच्छी तरह से नहीं है, बट जहां जहां BTech भी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, वो भी इसके अंदर ही कवर होगा, ये भी सुना जा रहा है, बट वो क्लैरिफिकेशन आगे आएंगे। तो सिंस इतनी वैरायटी है ना, तो आप अपने सब्जेक्ट के, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो एंड उस पर आप एक्सेल करो, आपको एडमिशंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले जो बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर बेस करके एडमिशन होता था, तो कई बार ऐसे होता था कि कुछ बोर्ड्स में मार्क्स कम, जनरली टॉपर का बच्चे को भी सबसे कम, थोड़ा कम मार्क्स मिलते थे, और कुछ बोर्ड्स है जहाँ की बहुत लिबरल मार्किंग हुआ करता था। तब उनको लाके जैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे डालते थे ना, कई बार कुछ बोर्ड्स के प्रति एक अन्याय हो जाता था और कुछ बोर्ड्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता था। अब वो हट गया है। सो आप जो भी बोर्ड में हो, याद रखो, आप आपके साथ मतलब आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ दूसरे बच्चे जो है ना, जो कुछ अननेसेसरी एडवांटेज पाने, जैसे कई बार ऐसे होता है कुछ स्टेट बोर्ड्स में कम आता है, CBSE में कई कई बार अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो CBSE वाले अच्छे एडवांटेज में रहते हैं। तो ऐसा है, कोई स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसे ये सोचना, ये खुश होना चाहिए कि आज मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे लड़ने वाला हूँ सारे बोर्ड्स के बच्चों के साथ, तो मेरे प्रति कोई अन्याय नहीं है। तो ये बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स है, कंसंट्रेट करो। एंड लास्ट में बोलूंगा, सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो सबसे एक तरह से देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है, कि देखिए, सिंस इसके द्वारा एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, मतलब एक अनिश्चितता, नो, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अब ये कंफ्यूजन सबके लिए है। अब ये कंफ्यूजन को जो हैंडल कर लेगा वो एक एडवांटेज में रहेगा। तो आप अगर इसको समझ रहे हो तो ये कंफ्यूजन को हटा दो। और कंपटीशन है, तो जिस जो इस कंफ्यूजन का शिकार होने वाला है वो आपके कंपटीशन से हट रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप किसी का बुरा सोचो, बट एटलीस्ट आपने अच्छा अच्छा ही तो सोचो। तो डोंट गिव इन, मतलब एक कंफ्यूजन के शिकार आप मत बनो। तो आई थिंक दिस, ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली ग्रेट इंटरेक्टिंग विथ यू। बहुत अच्छा चीज जानने को मिला, एकदम शुरू से लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एग्जाम क्या होता है, कौन इसको अपियर कर सकते हैं, सिलेबस क्या होता है, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, किस मोड पे एग्जाम होगा, मार्किंग स्कीम, सारा चीज हम लोग अच्छे से क्लियर कर लिए, कवर कर लिए। इसके अलावा कुछ और आप बोलना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं।
मैंने तो काफी सारा बोल दिया, बट यही कि आप सब लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो एंड इफ यू आप अगर ज्वाइन कर लाइक इसका एडवांटेज लेना चाहते हो, तो आप iBooks पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, या फिर हमारा जो फोन नंबर है, आप वहां पर कॉल, जो सेंट्रलाइज्ड इंक्वायरी नंबर है, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। सो आपको कोई भी तरह का हेल्प की जरूरत है, आप मतलब कोचिंग लेना चाहते हैं, वो भी हेल्प करेंगे, और दूसरी तरह का कोई भी कंफ्यूजन और हेल्प की जरूरत है, आप जरूर कांटेक्ट कीजिए, ईमेल भी कर लीजिए हमें, तो हम आपको रिस्पॉन्ड करके आपको हेल्प करेंगे। सो ये मेरा आप सबको हेल्प है, एंड लॉट ऑफ थैंक्स आल्सो टू आकाश फॉर, मतलब आपने जो स्टूडेंट्स के लिए ये जो काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलेगा, एंड मुझे लाइक मुझे भी स्टूडेंट्स को कुछ जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है, तो उसमें भी आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। सो आई एम इट्स अ मैटर, ये एक प्रिविलेज वाली मैटर है हमारे लिए। थैंक तो यू, थैंक यू सो मच। all the best to all the students, and to you Akash also for your ventures. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।